जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय कृषि पार्ट नंबर 2 के बारे में। भारत की जो कृषि है, जो हमने पहले जो वीडियो है उसमें हमने पार्ट नंबर 1 के बारे में देखा था कि जो भारतीय कृषि है, कृषि जो है, कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है और किस प्रकार की भारत में कृषि की जाती है और किस प्रकार से जो है भारत के अंदर जो है कृषि का क्या आपका जो है योगदान है। तो हम सेकंड जो पार्ट में आज बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से इसमें हम चर्चा करेंगे। काफ़ी वैल्यूबल आपके लिए टॉपिक रहेगा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के TGT कमीशन है, JBT टेट है या JBT कमीशन है या ऑल स्टेट या सेंटर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, अलग अलग टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें हम बात करने वाले भारतीय कृषि से संबंधित समस्याएं, भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किस प्रकार से होता है, वाणिज्यिक फसलें, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और इस प्रकार की जो कृषि के जो प्रकार है उन सभी चीज़ों के ऊपर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हम इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो विषय है और महत्वपूर्ण विषय के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको क्या है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय कृषि के संबंध में। तो भारत जो है, भारत को एक कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या है, क्योंकि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। लगभग भारत की 55% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली रूप से कृषि पर निर्भर करती है। अगर हम भारतीय कृषि की बात करें भारतीय GDP में, तो वर्ष 1951 में भारतीय जो कृषि का जो योगदान था भारतीय GDP में लगभग 52% योगदान था। वर्ष 2019-20 में ये जो आपका योगदान है लगभग 52% से गिरकर जो है 17.8% जो है वो रह गया है। और वर्ष 2020-21 की अगर बात करें तो ये प्रतिशत जो है 17% से बढ़कर के 19.9% जो है हो चुका है। परंतु भारतीय कृषि सर्वे का जो वर्ष 2024-25 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार भारत में भारतीय कृषि का भारतीय GDP में 16% योगदान है। तो ध्यान रखना 2024-25 के अकॉर्डिंग, 2024-25 के अकॉर्डिंग जो है भारतीय कृषि का भारतीय GDP में लगभग जो है 16% योगदान है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि की गणना के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा, ठीक है। तो किस क्षेत्र का भारतीय कृषि को बढ़ाने में कितना प्रतिशत योगदान है? तो वर्तमान में भारतीय जो कृषि है, भारत की अगर कृषि की बात करें तो केवल जैसा कि यहाँ पर 19 नहीं बल्कि 16% जो है योगदान है वर्तमान में कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, ठीक है। दूसरा क्षेत्र किसका है? उद्योग का लगभग 26 से लेकर 28% के बीच में जो है भारतीय GDP को बढ़ाने में योगदान है। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का, लगभग 55 से 58% के बीच में जो है सेवा क्षेत्र से जो क्या है भारतीय जो सरकार है भारतीय GDP को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें भारतीय कृषि के संदर्भ में, तो भारत की जो कृषि है लगभग 55% जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो मानसून है सबसे पहले केरला में आता है और केरला में मानसूनी वर्षा होने के पश्चात ही केरल और अन्य भारत में क्या है फसलें उगाई जाती है। क्योंकि भारतीय जो कृषि है
वो भारतीय कृषि मानसून पर इसलिए निर्भर है क्योंकि भारतीय किसानों के पास सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए भारतीय किसानों को, अधिकतर किसानों को मानसून के ऊपर क्या है, डिपेंड रहना पड़ता है। इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और अगर बारिश ज़रूरत से कम हुई तो फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत का लगभग 45% क्षेत्र जो है वो सिंचित है। इसका मतलब है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग 45% एरिया है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है। ठीक है, चाहे वो कृत्रिम है चाहे वो आपके नेचुरल है। इसके प्रताप भारतीय किसान की अगर बात करें तो भारत के जो किसान है 60 से 65% जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें उगाता है, जिसमें गेहूं चावल जैसी जो फसलें हैं उनका जो है उत्पादन करता है, और लगभग 35 से 40% जो फसलें हैं वो वाणिज्यिक फसलें उगाता है, यानी आपके जैसे कपास है, जूट है, अदरक है, तिलहन है। ठीक है, और इस गन्ना है, जो आपका जो है मूंगफली है, इस प्रकार की फसलों को उगाता है। क्योंकि भारत का जो किसान है सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक फसलों को नहीं बल्कि खाद्यान्न फसलों को महत्व देता है, क्योंकि भारतीय किसानों के पास जो है फसल भंडारण के उपयुक्त साधन ना होने के कारण और दामों का सही तरीके से ना बाजार में ना मिलने के कारण जो भंडारण की जो सुविधा है वो अत्यंत जो है वो अच्छी नहीं है, या फिर अत्यंत बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी कारण से भारतीय जो किसान है वो वाणिज्यिक फसलों की अपेक्षा या तुलना में खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा बल देता है। इसी के साथ आगे भारत के कुल क्षेत्रफल का तो भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो अपने आप में कितना परसेंट होगा 100%। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% जो क्षेत्र है वो कृषि की जाती है, 51% एरिया पर कृषि की जाती है, जबकि जो फॉरेस्ट है 21% पर ना होकर के अभी जो है वर्तमान का जो आंकड़े है उसके अनुसार 24.62% एरिया पर क्या है, फॉरेस्ट है। और जो बंजर जो भूमि है वो 24 नहीं बल्कि 16.5% जो एरिया है वो बंजर है। बंजर का मतलब है जहाँ पर या तो किसी प्रकार से कृषि नहीं की जाती है और जो कृषि करने योग्य नहीं है, या फिर ऐसी भूमि जिसका अभी तक कृषि के लिए उपयोग नहीं किया गया है, उसे बंजर कहा जाता है। और 4% जो एरिया है वो आपका चरागाहें हैं, जहाँ पर पशुपालन या फिर पशुओं को चराया या फिर घास के जो मैदान हैं वो लगभग 4% हैं। तो ये था भारत की कुल क्षेत्रफल के बारे में कि भारत का कुल क्षेत्रफल किस तरीके से कृषि के संदर्भ में लाया गया है। इसके बाद आगे जो है भारत की अगर बात करें जलवायु की, तो भारत में विभिन्न प्रकार के लगभग भारत में जो है वो 15 जो है क्लाइमेट जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि भारत को कितने जो है जलवायु जो है भागों में विभाजित किया गया, तो आपने बोल देना 15। ठीक है, भारत में जो है भारत को लगभग 15 जो है क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया, जो कि आप यहाँ पे आपको दिया गया है। वैसे तो ये पूछे नहीं जाते कि कौन सा क्लाइमेट जोन कहाँ पर है, परंतु फिर भी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, क्योंकि प्रत्येक जो पौधा है वो एक अभिन्न जो है आपका जो है जलवायु में पैदा होता है। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जबकि मक्का जो है वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो कुछ फसलें ऐसी होती है जो सर्दियों में उगाई जाती है और कुछ फसलें ऐसी होती है जो गर्मी यानी मानसून पर निर्भर रहती है। इसीलिए भारत में अलग अलग जलवायु और आपका जो है क्लाइमेट होने के कारण जो है भारत को अलग अलग जलवायु जो है क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें कृषि के प्रकार की, टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, तो टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर बहुत सारे टाइप की जो है कृषि भारत में की जाती है। इसमें हम पहले बात करेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में, यानी फसल चक्रण के बारे में। फसल चक्रण क्या होता है? भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप में बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्रण कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी रहती है। आपने देखा होगा कि लगातार जो किसान हैं वो एक खेत पर बदल कर जो है फसलें लगाता है, कभी गेहूं लगाता है, कभी मक्का लगाता है, कभी धान, कभी आपका जो है कपास, जूट, इस प्रकार की फसल को रोटेट करने के
रोटेट करने से क्या है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है या मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो लगातार बनी रहती है और उसका जो है ज़्यादा ह्रास नहीं होता है। इसी कारण से फसल चक्रण कृषि का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। दूसरा है आपका अनुबंध खेती। अनुबंध खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट किसान की ज़मीन का उपयोग करके फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार जो है खेती करवाने के लिए कहता है। इसका मतलब ये है, ये भारत में सबसे ज़्यादा की जाने वाली खेती है अनुबंध खेती या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर के बीच में एक साइन हो जाता है फसल को करने से पहले ही, मतलब कि फसल लगाने से पहले ही। मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास क्या है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये फार्मर है। तो फार्मर जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक फार्मर है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार भी बोल सकते हैं आप, या फिर जो फसल को या खेती को ठेके में लेता है या फिर फसल को ठेके में करवाने का काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको ही बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी फार्मर से कहता है कि आप अपने खेत में आलू लगाइए। क्या लगाइए? आलू लगाइए। ठीक है कि और आलू जो है मैं आपसे 25 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदूंगा। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो मैं आपसे आलू क्या है 25 रुपये केजी के हिसाब से खरीदूंगा। तो इसी कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर जो फार्मर है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डील हो गया आलू को लगाने का, आलू को पैदा करने का, जिसमें क्या है कि किसान की जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो बाज़ार में चाहे मार्केट में चाहे आलू का रेट घटा हो चाहे बढ़ा हो, परंतु उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 25 रुपये केजी के हिसाब से ही उससे आलू खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फार्मिंग है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी है। जो किसान अनुभवी किसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि आने वाले समय में किस फसल का जो दाम है किस आधार पर रहेगा, कब घटेगा और कब बढ़ेगा। इस प्रकार से जो अनुबंध खेती है भारत में सबसे ज़्यादा की जाने वाली खेती है। तीसरी है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी आपका जो है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती किसे कहते हैं? तो कार्बनिक जो खेती है वो कार्बनिक जो फार्मिंग है यानी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार की कोई रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो बिना किसी रासायनिक खादों या कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, यानी घर का जो गोबर है या फिर किसी प्रकार का घर में बनी हुई जो खाद है उसका प्रयोग खेतों में किया जाता है या फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ या फिर किसी प्रकार का जो रसायन या यूरिया वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है जिस फसल के प्रोडक्शन में, उसे जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इसको करने में जो पहला स्थान है वो आपका सिक्किम का है। ध्यान रख लेना, सिक्किम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में करने वाला भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार में अगला जो हमारा प्रकार है वो है आपका झूम की खेती। ठीक है। तो झूम की जो खेती है इसे स्लैश फार्मिंग या बर्न फार्मिंग भी से कहा जाता है। तो जो झूम की खेती है ये प्राय पूर्वोत्तर राज्यों में की जाने वाली प्रमुख खेती है। पूर्वोत्तर मतलब जो आपके पूर्वी असम, नागालैंड, आपका जो है जैसे असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल है। ठीक है। वहाँ पर की जाने वाली प्रमुख कृषि है जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है। जब तक वहाँ की मिट्टी की उर्वरता ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है, इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कृषि है मुख्यतः घुमंतु या फिर आपका जो यायावर जो लोग होते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं, भेड़ बकरी को पालने वाले, जो मौसम के अनुसार स्थान को बदलते रहते हैं। गर्मी के मौसम में अपने पशुओं के साथ सर्द इलाके में चले जाते हैं और ठंडे के मौसम में जो है
गर्म इलाकों में चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ये जाते हैं तो वहाँ वहाँ जंगलों को साफ करते हैं और जंगलों को साफ करने के पश्चात जो है वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन के अनुसार ये उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में फिर वही कार्य पेशा जो है अपना लेते हैं। तो ये है झूम की खेती, जिसे अलग अलग देशों में और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगली है सीढ़ीनुमा खेती, यानी आपका जो है सीढ़ीदार खेत जो है ये भी एक कृषि करने का अद्भुत तरीका है। तो सीढ़ीदार जो खेत है वो पर्वतीय या पहाड़ी राज्यों में या फिर ढलावा भूमि पर कृषि का उद्देश्य है विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कृषि को जो पहाड़ी एरिया हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है या हिमालय क्षेत्र का जो राज्य है उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, और दक्षिण भारत में जैसे आपका नीलगिरी तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक की जो आपकी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर की जाने वाली महत्वपूर्ण कृषि है। ये पहाड़ी क्षेत्रों पर आपके जो है छोटे छोटे आकार में सीढ़ी टाइप में खेत बनाकर की जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे मिट्टी के अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में ये खेती क्या है सहायक होती है कि जो खेत होते हैं इसमें वो सीढ़ीदार होते हैं। ठीक है, और इससे क्या आपका जो है लाभ है, क्योंकि एक तो ये मिट्टी को अपरदन होने से रोकता है और दूसरा जो बारिश के जो बहते हुए पानी को रोकने में ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार की अगर हम बात करें खासकर आपकी जो है झूम की खेती की, तो झूम की खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भारत में इसे झूम कहा जाता है। भारत में इसे क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। जबकि वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला में इसे क्या कहते हैं? कोनुको कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे दाहिया कहा जाता है। ठीक है, या दहिया कहा जाता है। मणिपुर में इसे आपका जो है पामलू कहते हैं। राजस्थान में इसे बलरे या बल्ट्रे कहते हैं। उड़ीसा में इसे पामाडाबी कहा जाता है या फिर बरेगा कहा जाता है। और इंडोनेशिया में इसे लडांग कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में अगर श्रीलंका की बात करें तो इसे श्रीलंका में चेना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चेना कहा जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना, श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। ठीक है, और अगर भारत के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो असम में इसे झूम कहते हैं, यानी भारत के असम में इसे झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात इधर कर चुके हैं। केरल में इसे ओणम कहते हैं और ओणम एक लोकगीत लोक नृत्य भी है वहाँ का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहते हैं या फिर पोंडू कहते हैं, और झारखंड में इसे कुरुबा कहा जाता है, और राजस्थान में इसे बालरा कहा जाता है। तो ये झूम की खेती और इसके अलग अलग नाम अलग अलग देशों में और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में है। ठीक है, इसी के साथ भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं। अब समस्याओं की अगर बात करें कि भारतीय किसानों के समक्ष कृषि करने की महत्वपूर्ण समस्याएं में या फिर अनेक समस्याएं हैं वैसे तो, परंतु इनमें से जो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? सबसे पहली बात है कि मानसून पर अत्यधिक निर्भर, क्योंकि भारत के जो कृषि है वो अधिक से अधिक भारत मानसून पर निर्भर करती है। इसीलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसी कारण से भारतीय जो कृषि है उसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा कारण है भारत कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, यानी भारत की जो कृषि है, भारत के जो किसान हैं वो अधिकतर किसान जो है कृषि को करने के ढंगों से परिचित नहीं है, मॉडर्न तरीके से परिचित नहीं है कि किस तरीके से फसलों की अच्छी पैदावार करनी है, उत्तम गुणवत्ता किस्म के बीज का चयन करना है और किस प्रकार से जो है कृषि को जो है फसलों को जो है वो आपका सुरक्षित रखना है और किस तरीके से उनको अच्छी तरीके से पैदावार करनी है। तो ये दूसरा मेन तरीका, क्योंकि भारत में प्राचीन तरीके से कृषि की जाती है। अधिकतर राज्यों में भारत में कृषि करने के मैक्सिमम प्राचीन जो है वो ढंग है। ठीक है, ये दूसरा मुख्यतः समस्या है। तीसरा है कृषि जोतों का छोटा आकार, मतलब कि जो भूस्वामी है या फिर जो आपके किसान है उनके पास लिमिटेड ज़मीन का होना, या फिर आपका जो है कृषि करने के लिए मिनिमम जो है ज़मीन उनके पास है। तो भारत में लगभग 2/3 किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीनें हैं, मतलब कि भारत के कुल किसानों में से 2/3 हिस्सा, मतलब 100% फार्मर में से उसका जो 100 का
2/3 जो है उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीनें हैं जिसके ऊपर वो खेती करते हैं। तो इसीलिए भारत का जो किसान है, आपको पता होगा कि इतनी कम लिमिटेड ज़मीन होने के कारण जो है ये आपका जो है अच्छी पैदावार नहीं कर पाते। तो ये भी मुख्यतः इसका एक कारण माना जाता है। चौथा जो कारण है बीज की निम्न गुणवत्ता। तो भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है, क्योंकि जब बजट जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, तो कृषि क्षेत्र पर भारतीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यानी जो है कृषि के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा किया जाता है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज का प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण से पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है या फिर बहुत बड़ी समस्या है भारतीय किसानों के सामने कृषि करने के लिए। दूसरा, भारत की पर्याप्त या फिर भंडारण की पर्याप्त जो है सुविधा नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत में जो किसान हैं उनके पास फसल को भंडारण करने की पर्याप्त सुविधा या पर्याप्त साधन नहीं है, क्योंकि भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में जो किसान हैं उनका जो बहुत सारा जो अनाज है वो गोदामों में सड़ जाता है, क्योंकि उनको सही समय पर अच्छे दाम ना मिलने के कारण एमएसपी अच्छी ना होने के कारण, एमएसपी तय ना होने के कारण यहाँ पर जो है अधिकतर किसानों के जो गोदाम हैं वो पड़े के पड़े आपके जो है सड़ जाते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अभी आपको पता भी होगा इसी कारण का एक बहुत बड़ा आपका जो है इशू भी बन गया था कि अभी जो किसान आंदोलन दिल्ली में जो है आपका शुरू हुआ था, इसी का एक बहुत बड़ा इसी के कारण जो है एक बहुत बड़ा जो है एक आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि किसान जो है इस माध्यम से जो है किसान क्या है फसल को उगाने के पश्चात भी या फसलों का पैदावार करने के पश्चात भी अपने फसलों के दाम या अपने जो है अनाज के दाम जो है और स्वयं निश्चित नहीं कर पाते हैं। उन दामों को निश्चित करने का जो दायित्व है वो भारत सरकार पर है। यानी जो भारत सरकार है भारतीय किसानों की फसलों के जो दाम है वो निश्चित करते हैं, जबकि उनकी पैदावार भारत के किसान करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बाद आगे अगर हम बात करें भारतीय फसलों के बारे में, फसलों के वर्गीकरण के बारे में कि भारत में ऋतुओं के आधार पर किस प्रकार से फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं, क्योंकि भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों का अगर वर्गीकरण की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार की है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। सबसे पहले रबी फसल की अगर बात करें तो इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और रबी की जो फसल होती है ये मुख्यतः शीत ऋतु की फसलें होती है जो ठंडे मौसम में उगाई जाती है, जैसे आपका गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सारी की सारी ऐसी फसलें हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी रबी की फसलें जिनको अक्टूबर नवंबर में बीजा जाता है और मार्च अप्रैल में जिनको काटा जाता है। उसी तरीके से खरीफ फसल की अगर बात करें तो इनकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है और लगभग नवंबर दिसंबर में इनको काटा जाता है और ये मानसून पर आधारित रहती है, यानी इन फसलों को पैदावार करने के लिए अधिक जो है तापमान प्लस आपका जो है पानी की जो है अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये मानसून के समय उगाई जाती है। जैसे धान है, बाजरा है, कपास है, जूट है, गन्ना है, मक्का है, उड़द है। तो ये सारी की सारी कैसी फसलें हैं कि आपकी खरीफ फसलें हैं। अगली जो फसलें हैं आपकी जायद फसलें। इनकी जो जायद जो फसलें होती है मुख्यतः ये खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है। इनकी बुआई जो है मार्च के आसपास मार्च अप्रैल में होती है और इनको जो कटाई है जून जुलाई में हो जाती है, यानी इनको जो पैदा होने में या फिर कंप्लीट होने में लगभग 30 से 40 दिन का समय जो है लग जाता है। जैसे कि जायद फसल जो होती है रबी और खरीफ फसल के बीच में सूखे के मौसम में या कम नमी में ये जो आपकी जो है कम नमी में वाले जो आपके क्षेत्र में इन फसलों का अच्छा पैदावार या अच्छा उत्पादन हो सकता है। इनमें जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है या फिर खीरा है या फिर कद्दू है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो आपकी जो है
ऋतुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो कोई क्या है लगातार आपके सामने लाऊंगा। ये आपका एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट था। अगले जो टॉपिक में जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट थर्ड रहेगा उसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, उसके उत्पादन में शीर्ष राज्यों के बारे में, प्लस आपका कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ और विभिन्न फसलों से संबंधित विभिन्न रोग और विभिन्न फसलों से संबंधित जो है उसकी प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।